Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the very first live of EQ Technologies. And let's just wait for like 30 seconds and just start the conversation. हमारे साथ हैं वदूद साहब, and Wadood Saab has been in IT sector for like past 22 years. And Wadood Saab normally IT sector, educational sector, corporate sector, private sector, काफ़ी जगह पे अपनी expertise जो है वो prove कर चुके हैं. And that's why when I was looking for a person to be with us from this platform to talk about the IT and network, तो मुझे भी वदूद साहब से like कोई बेहतर candidate to be honest नज़र नहीं आ रहा था who can just have multiple expertise in multiple domains. So we're just locked up with Sir Wadood, and it's really a pleasure to have you, Wadood Saab, on this conversation. And आपने time निकाला अपना. And Thank you. yes, and उसके साथ let me just give a quick introduction about AQ Technologies. Basically, AQ Technologies, what it is and why are we live today. और मैं as a person AQ Technologies में क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. Just give me like in brief about this in like 30-40 seconds. So basically, AQ Technologies is a network and IT service provider, and हम एंड टू एंड नेटवर्किंग एंड आईटी की सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसमें नेटवर्क डिजाइन से लेके डिप्लॉय से लेके प्रिक्वायरमेंट से लेके उसके एसएलएज एंड एवरीथिंग दैट्स इंक्लूड इन द नेटवर्क, एवरीथिंग हम देख रहे होते हैं. ठीक है. एंड मी माई सेल्फ आई एम द सीजीओ एंड द पार्टनर ऑफ द कंपनी. एंड टुडे जैसे कि मैंने इन द पोस्टर भी काफ़ी चीज़ें मेंशन की थी कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, किन चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए. तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सी एक लाइक कॉमन सी एक डिस्कशन होती है कि पाकिस्तान का आईटी का जो लैंडस्केप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज कहाँ पे स्टैंड करता है, कल को उसमें मसले क्या आ सकते हैं, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आ सकते हैं हम लोगों को, और उनसे जो है बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. ठीक है. और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस बारे में, और लोगों के क्या क्वेश्चन है इस बारे में. तो वी जस्ट गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट. ओवर टू यू वदूद साहब. थैंक यू इमाम शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन. और AQ टेक्नोलॉजीज़ का बहुत शुक्रिया फॉर दिस काइंड इनविटेशन एंड डिस्कशन ओरिएंटेड. इट इज़ माय प्लेजर कि मैं इस वक्त आप लोगों के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ होना चाहिए फ्यूचर में बेसिकली, और करंटली क्या चैलेंजेस हैं या आगे क्या चैलेंजेस हमें फेस होंगे, या हम इस वक्त नेशनल वाइड क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट सेक्टर, एज अ इन अ कंपनी, हम किस तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखें, लर्न करें, आगे बढ़ें. क्योंकि आईटी को बेसिकली ना हमेशा एक सपोर्ट डिपार्टमेंट के तौर पे देखा जाता है. बेसिकली हम वी आर अ स्ट्रेटजिक इनेबलर. कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी डिपार्टमेंट जो है एक स्ट्रेटजिक इनेबल के तौर पे काम कर रहा होता है कि हम जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे होते हैं, जो हेल्प अराउंड चीज़ों में हम उनको पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. मगर क्योंकि ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईटी इज़ अ कॉस्ट हेड, कि हम जो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं. हम कॉस्ट बेसिकली हम उसको अगर कॉस्ट की नज़र से देखेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही है, और अगर हम उसको देखेंगे कि ये एक इन्वेस्टमेंट है फॉर द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, जो किसी भी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो अचीव करने के लिए जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे मेन स्ट्रेटेजिक इनेबलर जो होता है वो आईटी होता है. ठीक है. बाकी जो है हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो हैं वो क्या हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के. हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट किस तरह से इस्टेब्लिश कर रही है चीज़ों को, किस तरह से अपने जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस पे आगे बढ़ रही है, किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही है, हमें ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसके अंदर. और ब्रॉडबैंड्स के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, फाइबर कनेक्टिविटी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट क्लाउड्स पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं पाकिस्तान में. अभी हम पाकिस्तान में नेशनल वाइड हम जो है फॉरेन डेटा सेंटर्स के ऊपर इन्हेंस कर डिपेंडेंट है.
तो आफ्टर दीज डिप्लॉयमेंट्स जब पाकिस्तान में खुद डेटा सेंटर्स मौजूद होंगे तो उससे हमें क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होंगे, आगे जाके फ्यूचर में पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या स्टैंड कर रहा होगा, इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल इस ऐसे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ठीक है। जी शामिल। अच्छा, दूसरा, लाइक इन लाइक क्विक 30 सेकेंड्स, अगर आपको मैं बोलूं कि अभी करंटली पाकिस्तान का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम उन चीज़ों के साथ कोप अप कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये कि क्या अगर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इजाज़त देता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि टुडे, आज की तारीख में, फ्यूचर में तो चलें जो हमने स्टेप्स लेने हैं लेंगे, पर इन टुडेज टाइम, आज के टाइम में पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे स्टैंड करता है? क्या वो स्केल होने के काबिल भी है, या उसको रिवैम्प करेंगे, या उसमें चेंजेस की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है? उसके बारे में ना मुझे आप अपने ख्यालात में थोड़े से गाइड करें। अच्छा शामिल, आई बिलीव हम्म, पाकिस्तान हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर द पास्ट डिकेड्स। अगर हम्म, हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज्ड वे में आगे बढ़ा रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन की जैसे अडॉप्शन है, क्लाउड सर्विसेज की अडॉप्शन है, हम साइबर सिक्योरिटी की अडॉप्शन कर रहे हैं, सिक्योरिटी टूल्स हर ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रही है अपने पास, सीम सॉर के सोल्यूशन। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को चेक करें तो हम हम्म, सिक्योरिटी वाइज अगर हम टूल्स चेक करेंगे तो सीम सॉर सॉक नॉक, यानी हम हर वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उस प्रैक्टिस की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो अप्रोच बेसिकली इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है। हाउएवर लेवल ऑफ मेच्योरिटीज वेरीज करते हैं ऑब्वियसली, और अगर हम देखेंगे तो लार्ज एंटरप्राइजेस की जो बजट होता है रिगार्डिंग द आईटी, तो वो एक सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर होता है। वो उसको जिस जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो वो सिक्योरिटी के ऊपर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। मगर अगर आप एसएमईज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम जो है काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक हम लेगेसी एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं, लेगेसी हार्डवेयर हमने इम्प्लीमेंट किए हुए होते हैं, एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ सपोर्ट अपने हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए होते हैं। तो इधर जहाँ सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आ रही हमारे पास, रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं उधर। तो इन तमाम चैलेंजेस को हमें इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट जो बेसिकली सबसे बड़ा इशू अगर मैं देखूँ ना, तो लिमिटेड जो लास्ट माइल फाइबर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, या हायर लेटेंसी की अगर हम रिमोट साइड से एरियाज में बात करें, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमारी फाइबर कनेक्टिविटी मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो वहाँ पे हम्म, हमें साइट्स को कनेक्ट करने के लिए जो है वायरलेस कनेक्टिविटी, या हमें जो है P2P कनेक्टिविटी की तरफ जाना पड़ रहा होता है। ब्रॉडबैंड क्वालिटी का बहुत बड़ा फुकदान है अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनली, तो हम्म, वो काफ़ी बेहतर उसके ऊपर है। अगर हम बात करें कि हमारी जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है या हमारे वो किस लेवल के ऊपर है, आईटी जो है वहाँ पे किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं जिन हम्म, जो आईटी के ऊपर फोकस नहीं है, जो हम्म, ज़्यादातर पेपर वर्क कर रहे हैं, जो स्टिल अभी भी मैनुअल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं गए। वो उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है एसएमईज ऑर्गेनाइजेशंस का है। अगर आप एंटरप्राइज लेवल के ऊपर बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक बेहतर उसके ऊपर अडॉप्शन भी कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, पेपरलेस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, जीआरसीज उनके यहाँ बाकायदा काम कर रही हैं। एक बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आईएसओ सर्टिफाइड हैं, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेरी कर रही हैं चीज़ें, मेच्योरिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईटी को किस तरह से देख रहे हैं, आईटी को एज सपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहे हैं या आप स्ट्रेटेजिक एनेबलर के तौर पे देख रहे हैं। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे आईटी को स्ट्रेटेजिक बिजनेस एसेट के तौर पे, तो ऑब्वियसली वो एक सिंपली या सपोर्ट फंक्शन बन के काम नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली आपके जो ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करने में आपके लिए लेवरेज का काम करेगा। बिल्कुल ऐसी, लाइक अगर मेरी भी अभी कभी ना डिफरेंट मल्टीपल क्लाइंट्स या लोगों से डिस्कशन हो रही थी ना आईटी का, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, इससे किसी चीज़ हम उनसे डिस्कशन कर रहे हो,
तो उनके नॉर्मली ख्याल में या दिमाग में यही होता है कि हम आएंगे, हम बेसिक अपना काम करेंगे, कनेक्टिविटी चला जाएंगे और उनका काम चलता रहेगा। उन लोगों को ना ये समझाना और अंडरस्टैंड करवाना कि आईटी इज लाइक नॉट अ वन टाइम जॉब, ये टाइम के साथ इवॉल्व करती है, इसमें अपडेट्स आती हैं, इसमें आपको अपनी इनपुट देनी पड़ती है, इन्वायरमेंट को अपने करंट टाइम के हिसाब से वैल्यूएट या उसको अपग्रेड करना ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ लोगों को समझाना बताना। और इसके अलावा ये आपने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट जिस पे बात की है कि आईटी को लोग या तो सपोर्ट डिपार्टमेंट समझते हैं या अपना एक ऐसा डिपार्टमेंट समझते हैं जो उनकी प्रोग्रेस के अंदर मदद करेगा। तो जब तक मेरा ख्याल है हम इस तरफ नहीं मूव करेंगे कि यार आईटी को एज अ प्रोग्रेस डिपार्टमेंट परसीव करने की कोशिश करें कि इस डिपार्टमेंट पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस प्रोडक्टिविटी की डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। बिल्कुल है। अब नॉर्मली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्लाउड वगैरह पे काम कर रही होती हैं या जिनका डे टू डे में इस तरह के काम होते हैं कि जो बहुत ज्यादा आईटी डिपेंडेंट होते हैं, वो भी इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ या ऐसे लोग मुझसे डिस्कशंस कर रहे थे कि यार आप आए इसको ठीक कर दें और बस हमारा काम चलता रहेगा। जबकि उनको ये चीज अंडरस्टैंड करवाने में अभी भी मुझे लगता है मार्केट में कुछ गैप है। उसमें मैं कहूँगा मधु साहब, उसमें आपकी और अब मेरे जैसे लोग जो इस मार्केट में और हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पाए, कुछ जो है ना फ्लॉ हमारी साइड से भी है कि हम भी इतनी देर से मार्केट में होने के बावजूद ना इतनी ज्यादा एजुकेशनल स्प्रेड नहीं कर पाए कि इस डिपार्टमेंट का एक्चुअल मकसद होता है क्या। तो इसी ये लाइव या इस तरह की डिस्कशन रखने का मकसद भी ये था कि हम जो है ना, जो हमारे पास एजुकेशन है, हम आईटी को कैसे परसीव करते हैं वो भी थोड़ा लोगों तक सर्कुलेट कर पाए। वो भी इससे यू नो एम आई कनेक्टेड, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, आ रही है बस। यस, हेलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा बदूल साहब, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, ये उसका एक झलक है सर। देखिए कि यानी मैंने मैंने जो एग्जांपल दी ना सर, वो उनमें से एक हुआ एक भी जो किस क्लियर हो गई। पॉइंट ये पे दिस इज आवर स्टैंडर्ड, वेयर वी आर स्टैंडिंग। हाँ, देख लें आप। हाँ बिल्कुल। देखिए ये ऐसी बात, फर्क है, ये बहुत मैं बड़ा फर्क है। देख ले कि अब हम किस एनवायरनमेंट में किस बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ ये इंसिडेंट हो गया। एग्जैक्टली अब हम दूसरों को एग्जैक्टली। क्या बताएंगे? खैर, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो खैर गया। कमिंग टू, यस, कि अभी भी स्पेस है इम्प्रूवमेंट की, रूम में इम्प्रूवमेंट जो हम कह सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट। राइट। अच्छा, अभी आप इस बारे में मुझे बता रहे थे कि जो ब्रॉडबैंड की क्वालिटी है स्पेशली इन पाकिस्तान, वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है जितनी हमें कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलती है या जिस तरीके से बात चीजें चल रही होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। तो इसकी क्या वजह कि ब्रॉडबैंड की क्वालिटी आज तक पाकिस्तान में इंप्रूव हो क्यों नहीं पाई? देखें, बेसिकली जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो अभी इनिशिएटिव चल रहे हैं, फाइबराइजेशन का जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जिस तरह से फाइबर जगह जगह पे अगर आप देखेंगे टिकॉन कर रहे हैं और कंडेट लेवल के ऊपर काम हो रहा है, 5G की भी इम्प्लीमेंटेशन अब जाके हो रही है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द अदर कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट हैं, मिडिल ईस्ट को तो नहीं कह सकते, यानी एक तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं, जो यानी जिनके पास जो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं कि लैन की, अगर हम लैन कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो लैन कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे ना, जैसे 1G जो है लेगेसी हो चुका है। हम इस वक्त पाकिस्तान में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन स्टिल वर्किंग ऑन 1G। हाँ, अभी तक आप 10G पे माइग्रेट नहीं हुए हैं। मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे मैंने नेटवर्क देखा तो वहाँ पे 100G का नेटवर्क चल रहा है। अब आप जब नेटवर्क कनेक्टिविटी, अब आप अगर कंपेयर करेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी विद द अदर कंट्रीज, तो वो हमसे बहुत आगे स्टैंड कर रहे हैं। हम अभी 5G की प्लानिंग कर रहे हैं, वो 6G इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर चुके, तो वो हम बहुत पीछे हैं अभी उस हवाले से। मगर अगर हम पाकिस्तान को ही देखेंगे कि पिछले लास्ट 1 और 2 डिकेड्स में पाकिस्तान ने कितना इम्प्रूव किया, तो ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट सर्ज है
जिसमें पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, एआई अडॉप्शन है, फाइबराइजेशन है। आप जगह जगह पे आपको देखें, अब फाइबर के ऊपर कनेक्टिविटी आ रही है, कॉपर को एब्सोल्यूट करते जा रहे हैं। तो ये एक दिन का एक्चुअली काम नहीं होता ना, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन में जाके इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर आप इसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते जाएं और वन बाय वन अगर आप अपने एजेंडा के ऊपर काम करते जाएं, तो आप एक टाइम होता है कि आप जाकर स्टैंड कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ जो वाकई तरक्की याफ्ता है। मगर बेसिकली हमारे साथ मसला ये रहा कि हमने हर चीज़ को ना अडॉप्ट बहुत लेट किया है, और लेट अडॉप्शन की वजह से ऑब्वियसली हम उस क्यू में सबसे आखिर में खड़े हुए होते हैं। अगर आप वही ऑन टाइम अडॉप्शन करें, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जाएं, आप आगे रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे किसी किस्म की कमी नहीं है, आप यहाँ पे टैलेंट्स की कमी नहीं है, यहाँ से लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मगर अगर यही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली कौन जाएगा फिर आपका मुल्क छोड़ के, अपना घर बाहर छोड़ के कोई बाहर जाके काम नहीं करेगा सेकंड लेवल का सिटीजन बन के ना, ऑब्वियसली। तो यही वजह है कि हमारे पास से लोगों की माइग्रेशन ज़्यादा है। तो वो जो टैलेंट है, जो ब्रेन ड्रेन है हो रहा है जो पाकिस्तान में, वो उस चीज़ का भी खात्मा होगा अगर आप आईटी को एज एनेबलर एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन की तरफ आईटी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अदरवाइज पर हम वहीं स्टैंड कर रहे होंगे, आज से 100 साल के बाद भी हम 100 साल पीछे होंगे। बिल्कुल ऐसी है। आपके सारे जो पॉइंट्स है ना, मैं मोस्ट ऑफ देम मैं से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और इसी से तो मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। अच्छा, आपने बीच पे एक बात की थी अबाउट द 5G, और राइट। मैं इस 5G पे लाइक आई हैव लाइक पोस्टेड मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम द इक्यू टेक्नोलॉजीज पेज कि यार 5G पाकिस्तान में आ तो गया है, बट क्या हम इसको यूज भी कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ ये नाम का 5G है? ठीक है, यू नो, हर जो कंपनी थी, जो भी अच्छा, आप हमारा। मुझे एक बात बताएं इमाम साहब, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम 4G 100% इम्प्लीमेंट कर चुके हैं? मुझे नहीं लगता। हम नहीं लग अक्सर ऐसे एरियाज हैं, अक्सर 100% ऐसी नहीं कर सके, प्लेसेस हैं। यस। बिल्कुल नहीं कर सके। बहुत सी ऐसी जगहें हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आपका नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं है, इवन आपके अवेलेबल, हाँ, टेलीकॉम नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। जब बिल्कुल ऐसे वहाँ है। पे टेलीकॉम नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो बहुत सी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी मैक्सिमम आपकी जो कंट्री सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में तकरीबन 60% एरियाज में 5G तो बहुत दूर की बात है, 4G भी अवेलेबल नहीं है, 3G अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। आज स्टिल अभी भी वही पुराना नेटवर्क का 2G वाला सेटअप चलता है। तो तो 2G हम पे आजकल क्या ही चलता है, वो तो आउटडेटेड है ना, उसको कुछ वो चलने हैं। बेसिकली ऐसे ही है। तो ये जब तक हम फाइबराइजेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपरली एनेबल नहीं कर रहे, हम करते जा रहे हैं काफ़ी हद तक, मगर अभी भी जो फोकस है गवर्नमेंट का वो अर्बन एरियाज साइड पे ज़्यादा है। अगर आप अपर साइड पे कंट्री पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो नेटवर्क्स हैं वहाँ पे नहीं मिलते। उसकी पीछे रीज़न यही है कि हम जो फाइबर की जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको जिस स्पीड के साथ हमने इम्प्लीमेंट करना चाहिए था हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब हम अभी 5G की तरफ जा रहे हैं, तो क्या 5G हम प्लान करके ला रहे हैं या ऐसे ही ला रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं ये भी देख रहा था मजदूर साहब कि जो आपने बात की ना 4G वाली, एक अगर हम पाकिस्तान का यूजर भी देखें, जो डिवाइसेस या चीजें वो यूज कर रहे हैं, उसमें से तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा चंक है जो 5G को यूटिलाइज कर भी पाएगा। ना मतलब ऐसा ही है, हमारे पास ना बहुत बड़ा चंक है जो 5G यूज कर नहीं पाएगा। जो 4G यूज कर रहा है वो 4G आज तक यूज नहीं कर पाया प्रॉपर। मैं अभी भी कराची के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ जाता हूँ तो मुझे 4G नहीं मिलता। लाहौर में भी ये सिचुएशन है। आप यकीन माने एग्जैक्टली। कि 4G तो अब मैं समझता हूँ कि यार चलो एक अलग चीज है, हमें चलो सिम के सिग्नल तो दे रही है ना ये लोग। आप यहाँ तक देखिए कि लाहौर जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे अभी तक फाइबर पे कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल पीटीसीएल ऐसे ही। में 3 स्टॉर्म फाइबर जैसे जो बड़े आईएसपीज हैं, जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, उनकी फाइबर पे कुछ इलाकों में अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल सही तो बात। वो बात जो है ना कि मैं इस पे बड़ी ज्यादा डिस्कशंस भी कर चुका हूँ, और बड़ा ज्यादा ना आर्टिकल्स वाइट पेपर भी कर चुका हूँ कि यार 5G का आने का मसला है या इसकी डिप्लॉयमेंट का मसला है या इसके यूज का मसला है, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं अनलेस आप 4G को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए जिसका जिसको मतलब जिसका मेन पर्पस था, उसको हम पहले फुलफिल करें, मे बी हम फिर शायद 5G की तरह मूव करें। और ऐसे ही है। देखा जाए तो जितनी भी ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस है, उसका 5G से कोई लेना देना ही नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। वो तो चाहती है कि यार मुझे हर कोने में बेहतरीन 4G, बेहतरीन कनेक्टिविटी और बेहतरीन सिग्नल वगैरह, मतलब उसको अप टू द मार्क जो उसको लेमैन एक आदमी को चाहिए होता है या किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड बंदे को भी चाहिए होता है, कहते हैं मेरी बेसिक्स तो पूरी हो तो उसके बाद मैं टॉप अप डालूं इस पे 5G का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, और आप बदूल साहब एक चीज मुझे और बता रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर का जो स्पेंड है वो जी। आईटी एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा, क्या इसकी कोई वजह है, या उनके पास स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, या वो इसको क्रिटिकल ज्यादा लेते हैं, या उनके एसओपीज या उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि वो उनको स्पेंडिंग करने पे मजबूर है, या आउटसाइड द पाकिस्तान उन पे कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड हैं कि वो उस स्टैंडर्ड को मीट किए बगैर इस सारे प्रोसेस को मदर फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते? तो इसकी क्या वजह है कि बैंकिंग सेक्टर ही क्यों इतना स्पेंड कर रहा होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बैंकिंग सेक्टर पे मैंने वैसे तो जॉब की नहीं है, मगर जो मेरा हम्म, एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं कि बैंकिंग बेसिकली जो उनकी जो सबसे बड़ी मजबूरी है ना, वो ये है कि उन्होंने अपनी रेगुलेटर की जो गाइडलाइंस है ना उसको फॉलो करना है। हम्म, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस की और क्लाउड के हवाले से या इंटरनेट की पॉलिसीज़ के हवाले से उनके अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं जो इम्पोज होती हैं तमाम बैंक्स के ऊपर। अब क्योंकि हम्म, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे, डिजिटलाइजेशन की तरफ गए हुए होते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना आपकी मजबूरी है, आपने करना है। तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, अगर आप सिक्योरिटी लेयर उसमें नहीं इंप्लीमेंट करते, आप सिक्योरिटी की इंप्लीमेंटेशन या आप हार्डवेयर हम्म, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं बना रहे, साइबर हम्म, रिस्क को आप कवर नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस आपका इंतजार कर रहा है ना। अब वो हम्म, कोई साइबर अटैक वो इंतजार नहीं करता, वो तो ये दिखता है कि कहाँ पे उसे वीकनेस मिला हो, कहाँ पे वो अटैक करे, और फिर उनके लिए सबसे मेन जो अटैक सरफेस होता है वो बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, और बैंकिंग इंडस्ट्री के अलावा पब्लिक सेक्टर है। तो इन लोगों के ऊपर जो रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, जैसे मैं अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर एससीसीपी बैठा हुआ है। एससीसीपी की अपनी गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग कि आप रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स के हवाले से या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने किस तरह से जीआरसीज डेवलप करने हैं, आपने किस तरह से पॉलिसी डेवलप करना है, आपने अपने नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर करना है। वो अगर आप नहीं हम्म, करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्लेंटीज लगेंगी, आप एक मुश्किल में आएंगे। कल अगर अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो जाता है और वो आपकी एक रेपुटेशन चैलेंज हो रही है, तो एक प्लेंटीज आपको भी पे करनी पड़ रही होती है। तो वो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वो जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेक करते हैं तो ऑब्वियसली उनको नज़र आता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मगर अगर हम हम्म, यहाँ पर लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूँ, तो हम्म, इस वक्त हेल्थ केयर सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की देख लें, लियाकत नेशनल में मैं खुद करा रहा हूँ, मुझे आइडिया है तमाम चीज़ों का यहाँ पर। हम्म, यहाँ हम इस वक्त 10G की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, 100G हमारे बैकबोन्स चल रहे हैं, हमारे पास इस वक्त एक अच्छा बैंडविड्थ हमने अक्वायर किया हुआ है, रिडंडेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लेगेसी सिस्टम को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की अडॉप्शन है। हम्म, तो वो कोई रेगुलेटर नहीं है हमारे ऊपर, मगर हम क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे हैं, हमें एक अच्छा सपोर्ट अगर मैनेजमेंट से मिल रहा है, हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर अगर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां आईटी को एज अ सपोर्ट डिपार्टमेंट तार उठाए और जोड़ने वाला डिपार्टमेंट को समझा जा रहा होगा, हम्म, तो ऑब्वियसली वो उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ऐसे ही होगी, वो सिर्फ सपोर्ट डिपार्टमेंट ही बन के काम करेगा, फिर वो कभी भी स्ट्रैटेजी का एनेबल नहीं बनेगा। तो आपको तो हम्म, अगर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने मिशंस क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करने के लिए आपको आईटी को अपने साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लाजमी सी बात है, सबसे पहले तो आपको अपना सिस्टम में चीज़ें सिस्टम पे लानी पड़ेंगी। अगर आप मैनुअल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आप फिर किस तरीके से एक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। मगर हम्म, एसएमई से ऑर्गेनाइजेशन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं अबाउट दैट। मगर हम अगर देखें तो इस वक्त एसएमईज में सबसे बड़ा इशू ये है कि मशीन चल रही है तो वो चल रही है, वो सही है, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, चाहे वो लेगेसी हो जाए। तो लेगेसी एप्लीकेशन या लेगेसी हार्डवेयर को रन करना एक आम सी बात है यहाँ पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको हम्म, रिप्लेस करने के लिए आप बजट मांगते हैं, बजट आपको नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, फिर आप लाइसेंसिंग की तरफ जाते हैं। लाइसेंसिंग यहाँ हमारे यहाँ क्रैक और पायरेट सॉफ्टवेयर यूज़ करने का वो है,
रवाज है। बिल्कुल ऐसी तो है। अगर आप उस चीज से आप हटें, आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, आपको लाइसेंसेस परचेज, इन्वेस्टमेंट करें ना आप, आईटी को देखें कैसे यूटिलाइज करना है आपने, वरना हम्म, फिर आईटी डिपार्टमेंट का फायदा नहीं है ना। आईटी आपको फिर सिर्फ क्या क्या करेगा, वो लैपटॉप इंस्टॉल करके देगा, सिर्फ यही कर सकता है। मगर अगर ऐसी आप है। डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको तमाम इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे आपको। फिर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक। एंड विद्युत साहब, अभी सिंस हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, लाइक जैसे सपोज पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात भी, इस तरह के इंसिडेंट हमने देखे थे, जिसमें हमने ऑनलाइन वॉलेट्स जो लोग यूज़ कर रहे थे मल्टीपल, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लाइक यू नो अबाउट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मल्टीपल ऑनलाइन वॉलेट्स हैं जिनमें लोग लोकल नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में अपने पैसे बिल्कुल। वगैरह रख रहे होते थे और ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे होते थे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जब लोगों के ऑनलाइन वॉलेट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, ट्रांजेक्शन हुई हैं, लोगों के पैसे निकले हैं। क्या आपको लगता है इसमें भी अगर आईटी का रोल उस तरीके से होता जिस तरीके से होना चाहिए था, तो हम इन चीज से बच सकते थे, या ये साइबर सिक्योरिटी वाली साइड पे मेजरली चीज आती है? देखें, एक, जहाँ मैंने अभी, आपको याद होगा मैंने अभी आपसे बैंक का जब मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपसे यही एक अर्ज किया था कि जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्या आपने अपने तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लिए हैं, आपने आपने जो है जो डेटा है, जो आप ट्रांजैक्शन डेटा जो आप उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, क्या उसको उसके लिए आपने साइबर सरफेस को महफूज करने के लिए आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशंस की हैं। अगर आप बिना किसी प्लान के, बिना किसी पॉलिसीज़ के आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप अगर विदाउट कंसिडर किए बगैर कि इस वक्त आपको, अगर आप ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो वो उन चीज़ को पिक किए बगैर, उन चीज़ को वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको दूर किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट्स मीन कि आप जो है एक अटैक सरफेस ओपन कर रहे हैं फॉर द हैकर्स। आप जो है साइबर अटैक में जाएंगे। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर आपको बोलूँ कि जिनका आपने बात की, वो तो मैं कंसिडर करता हूँ कि एसएमईज ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। वो इन तमाम चीज़ों को देख नहीं रहे ना। उनका काम है पैसे लेना है और पैसे आगे देना है, उसमें तो वो डेटा से वो कर रहे हैं। अगर वो किसी रेगुलेटर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन दे आर इलीगल। वो उनको पहले तो अपने आप को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करना चाहिए ना। अब अगर आप, जैसे अगर मैं बात करूं, जैज़ कैश है, ये आपका टेलीनॉर बैंक का जो आपका चल रहा है तमाम मामला, ये प्रॉपर रजिस्टर्ड रास्त है, जैसे पाकिस्तान में सब इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप उसके थ्रू पैसे जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन अगर बिना किसी सिक्योरिटी लेयर के आप कर रहे हैं, तो ये तो ब्लंडर है, इट इज़ कॉल्ड ब्लंडर। आपको सबसे पहले अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए ना, ताकि हम अपना डेटा, अपने ट्रांजैक्शन डेटा को सिक्योर कर सकें, अपनी तमाम चीज़ों को। अगर ये आप अटैक सरफेस ओपन करके दे रहे हैं, तो आपका लाजिम साइबर रिस्क के ऊपर है आप। तो हमें इसीलिए रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं, ताकि आप रेगुलेटर, बहुत से, अगर आपने याद हो आपको, तो ऑनलाइन बहुत से ऐसे लोग भी आए थे जो वो आपको कहते हैं 50,000 रुपये लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब इलीगल एप्लीकेशंस थी, जो बहुत सी बंद भी की गई हैं, बहुत से ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ था। तो हम हमें हमें बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी पब्लिक ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, कोई भी, अगर आप पब्लिक नेटवर्क से कहीं से भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे साइबर अटैक के लिए आप ओपन है। बिल्कुल आपको ऐसे ही। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। आप डीएमजी क्रिएट करें नेटवर्क साइट पे, आप वहाँ पे इंटरनेट फेसिंग सर्वर सारे अंदर लेके जाएं, उधर से आपके ताकि आप अपने इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर कर सकें। यहाँ पे वीलैन 1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक ही नेटवर्क बिछा हुआ है, ऐसे ही। इन्वेस्टमेंट यस। कर नहीं रहे, लेगेसी एप्लीकेशंस हैं, लेगेसी आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप एक साइबर अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए फिर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्त साहब। अच्छा दोस्त साहब, अभी जो हमने डिस्कशन की है ना, ये सारी डिस्कशन थी जो कि एक आईटी पर्सन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 10 मिनट या 15 मिनट की एक ऐसी कॉन्वर्सेशन करेंगे जो कि
कोई भी लेमैन जो एक नॉर्मल यूजर है, जो नेटवर्क यूज कर रहा होता है इंटरनेट की फॉर्म में या अपने ऑफिस की इंटरकनेक्टिविटी की फॉर्म में, उसको डे टू डे चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या आ सकते हैं, ताकि हम उनसे भी थोड़ी रिलेटेबल बातें कर लें। तो अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, दैट्स गोना बी लाइक लेमैन क्वेश्चंस जो पाकिस्तान में नॉर्मली लोग अबाउट द नेटवर्क पूछ रहे होते हैं कि यार मेरे लैपटॉप में वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, मैं कौन सा नेटवर्क लगवाऊं, मेरा इंटरनेट वाईफाई बंद हो गया। इंटरनेट बंद क्यों हो गया, इस तरह की सारी जो चीजें हैं, ठीक है। तो अब लाइक बेसिक सा मेरा क्वेश्चन है कि कॉमन इश्यूज किसी भी लोकल लेवल पे किसी भी यूजर को जो आते हैं इंटरनेट के डाउन टाइम से रिलेटेड, वो क्यों आते हैं, वो क्यों आ सकते हैं, उनकी क्या पीछे नॉर्मल एक, अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो ऑफिस के अंदर वाईफाई यूज कर रहा है या नेटवर्क यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, इथरनेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरीके से वो इंटरनेट यूज कर रहा है, तो मुझे डाउन टाइम से रिलेटेड किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं? देखें, हमारे यहाँ पता है सबसे बड़ा मसला क्या है। अब मैं वो जनरल नॉलेज उससे बाहर निकल जाऊंगा। हम हमें जो है ना रिडंडेंसी के ऊपर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ रिडंडेंट चीज़ों के ऊपर काम नहीं होता, हम रिडंडेंसी के ऊपर ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। डाउन टाइम आता है वहाँ पर जहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। वेरी गुड ठीक है। पॉइंट, यस। अगर अगर आप आईएसपी ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि आप आईएसपी जो है, या तो आप अगर सिंगल आईएसपी के ऊपर हैं तो एटलीस्ट आप उनसे डिफरेंट पॉप से और डिफरेंट उनको आप देखें कि उनके पास जो केबल्स हैं वो टीयर 1 है, टीयर 2 है। अगर वो टीयर 2 है तो उनके पास बैक एंड पे वो कितनी लोकेशन कितनी कंपनीज उनके साथ एसोसिएटेड है कि आपको वो सिंगल, ऐसा तो नहीं है वो एक पीटीसीएल से लेकर आपको सर्विसेज दे रहा है और पीटीसीएल डाउन हुआ उसका इंटरनेट डाउन हो गया। अब वही एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है कि उसने पीटीसीएल से भी ली हुई है, ट्रांसवर्ल्ट से भी ली हुई है। अब अगर पीटीसीएल बंद भी हो गया तो वो ट्रांसवर्ल्ट से आपको प्रोवाइड करेगा। मगर अगर आप टीयर 1 के पास हैं तो आपने टीयर 1 पे भी ये देखना है कि उसकी जो अपनी केबल्स आ रही हैं वो कितनी जगहों से आ रही हैं। पता चला उसके पास एक ही सबमेरीन केबल आ रही है, वो कट हो गई, ख़त्म हो गया मामला। तो ये तमाम चीज़ें जब आप इंटरनेट एक्वायर करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ज़रूर चेक करें कि वो आपको जो सर्विस डक से देकर आपकी कंपनी तक जो प्रोवाइड कर रहा है तब बीच में से कहीं पर भी किसी लोकेशन पे भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अवेलेबल ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं वो 10 MB, 20 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, इतने ही कनेक्शन होता है, इससे ज़्यादा कि आपके पास होते नहीं है। तो जो भी आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करें और 2 आईएसपीज आप एक्वायर करें और उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर आपकी एक आईएसपी डाउन भी हो जाती है तो सेकंड आईएसपी से आपको इंटरनेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब भी आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये आज के लिए आप आज की जो रिक्वायरमेंट है इसको प्लान आप आज के लिए नहीं कर रहे, उसको प्लान आप करें फ्यूचर के हिसाब से कि आप ये जो मैं आज रिक्वायरमेंट रेस करूँगा ये 10 साल तक मेरे लिए अप्लीकेबल रहेगी। ये ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने के बाद कोई नई रिक्वायरमेंट आई, मेरी जो ये सर्ज आया वो सर्च के बाद मेरी जो रिक्वायरमेंट थी ये इनवैलिड हो गई और मुझे फिर अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ रही है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत मैटर करती है इन तमाम केसेस में और आपको प्लान करना पड़ता है कि आप जब भी कोई नई रिक्वायरमेंट रेस करें तो आप एटलीस्ट 10 साल का प्लान करें कि आपकी ये रिक्वायरमेंट 10 साल तक वैलिड है। चलें अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो अब एटलीस्ट 5 साल के लिए तो लाजमी करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो आप हर रिक्वायरमेंट के ऊपर एक नई रिक्वायरमेंट आप रेस कर रहे होंगे। एक यूज़र की तरफ से आपके पास फॉर एग्जांपल आप बिजनेस यूनिट्स की बात कर लेते हैं। मैं एक यूज़ केस ले लेता हूँ आईबीए का। अब आईबीए की 3 स्कूल हैं, आप आईबीए इंस्टीट्यूशन है, आईबी इंस्टीट्यूशन के अपने 3 बिजनेस यूनिट्स हैं, 3 स्कूल्स काम कर रहे हैं डिफरेंट उसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड बिजनेस यूनिट्स। अब उन तीनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, उन तीनों की अपनी अपनी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब एक चौथा स्कूल अगर आता है, आपने प्लान ही नहीं किया था चौथा स्कूल, तो फिर आपने वो जो चौथे स्कूल को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपने बैंडविड्थ जो बढ़ानी है वो इस तरह से नहीं बढ़ानी कि वो आज की तारीख के हिसाब से आज जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बढ़ानी, नहीं,
आपने देखना कि 5 साल में आज आपके यूजर की आज ग्रोथ ये है, तो 5 साल के बाद आपकी यूजर की क्या ग्रोथ होगी। आपने उस लेवल पे जाकर आपने अपनी प्लानिंग करनी है और रिक्वायरमेंट रेस करनी है। अदरवाइज आप हर दफा एक नई प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे होंगे। तो आईटी के लिए आपको पता है ये बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर नहीं की तो ऑब्वियसली आप फिर दोबारा से दरवाजे पे खड़े होंगे और एक नई कॉस्ट अकर कर रहे होंगे। क्योंकि ऐसे वो कहते हैं ना, अगर मैं किसी के साथ कभी मीटिंग में होता है ना, रिगार्डिंग किसी को हम गाइड कर रहे होते हैं, तो मैं ऐसे ना उर्दू की एक मिसाल देता हूँ कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, रोना बार दोनों को बार ही पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, वो आप बिल्कुल एक ऐसे दफे ही। ही लगा के अपना हैसल फ्री हो जाए, और फ्यूचर के जो आपने एक्सपेंड तो करना ही करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंशन के ऐसे बगैर ही तो है, कुछ भी बिल्कुल नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, बट लाइक उनको बिल्कुल। टाइम लगता है जब वो आप एक दो दफा ऐसे। यस। इमाम साहब, आपकी इस बात से मुझे एक चीज याद आ गई। जैसे कि हम्म। अगर आप जब कोई भी आईएसपी अडॉप्ट करने जा रहे होते हैं ना, तो उस हम्म। वक्त जो है आईएसपी की रिलायबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है हम्म। सस्ती आईएसपी की तरफ चले जाते हैं, तो वैसे उसकी सर्विस भी सस्ती की तरह होती है। फिर आप डाउन टाइम्स के लिए परेशान होते हैं, आपकी जो इंटरनेट सर्विसेज आए दिन मुअत्तल हो जाती हैं। अगर आपकी सर्विस सस्पेंड हो गई तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम है ना, आपका हम्म। बिजनेस रुक जाएगा। अगर आप इंटरनेट आपके बंद हो गया, आपका आजकल के दौर में कोई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंटरनेट काम नहीं कर सकती। आपकी ईमेल्स बिल्कुल रुक ऐसे। जाती हैं, ठीक है, आपके बिजनेस कोऑर्डिनेशन बंद हो जाती है, आप दुनिया से कट जाते हैं। तो वो ऐसे। तमाम चीज़ों के लिए आपको जब आप एक आईएसपी भी सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं ना, तो आपके उसके रिलायबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिलायबल आईएसपी होनी चाहिए। आप जैसे हम्म। मैं अगर बात करूं तो आप ट्रांसवर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं। आप ट्रांसवर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो लास्ट सी बात है, आप ट्रांसवर्ल्ड एक बड़ा नाम है, जिसको आप जो ब्रॉडबैंड में जैसे कहेंगे कि नंबर 1 कंपनी है, टियर 1 कंपनी है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। तो अगर आप उसकी जगह एक गली के फारिया नेटवर्क की बात करेंगे, तो लाजमी सी बात है आपको सर्विसेज उस हिसाब से मिलेंगी ना। तो आपको हम्म। प्लान करना होता है, आप हमेशा उस हिसाब से प्लान करें जिसमें आपको बेहतर से बेहतर सर्विस एक्वायर कर सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और मुझे आप ये बताते हैं थोड़ा सा कि सिंस हम आईएसपीज की बात कर ही रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो मौजूदा आईएसपीज हैं, जो पॉपुलर आईएसपीज हैं, ट्रांसफर हो गया, पीडीसीएल हो गया, साइबरनेट, मल्टीपल जितनी भी हमारे यहाँ पे चल रही होती हैं, वो कितनी रिलायबल है? लाइक अगर आप उनको रेट करें आउट ऑफ 10, तो वो कितनी रिलायबल है एक्सेल? हम उन पे कितना रिलाय कर सकते हैं? देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में हम्म। साइबरनेट के साथ भी काम किया है, मैंने ट्रांसफर के साथ भी काम किया है, मैंने सेटकॉम के साथ काम किया है, हम्म। मैंने मल्टीनेट के साथ काम किया, ईबोन हम्म। नेटवर्क, फारिया नेटवर्क, पीटीसीएल, इन सब के साथ काम कर चुका हूँ। मगर मुझे अजीब लगेगा अगर मैं किसी की बुराई करूँ, तो वो अच्छा नहीं नहीं नहीं, लगेगा, हम एक क्योंकि जेनेरिक मेरे करते हैं कि एक अच्छे ओवरऑल क्या। कनेक्शन से क्यों यस। खराब करना चाह रहे हैं आप। नहीं, अगर आप मुझे ओवरऑल बताएं कि हम किसी का नाम नहीं लेते कि ये स्पेसिफिक आईएसपी इस काबिल है, हम अगर ओवरऑल रेट करें कि हमारे पास 10 हैं मेजर, ठीक है, जिसमें से नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं, तो वो 10 आउट ऑफ 10 कितने परसेंट आपको लगता है कि यार रिलायबल है, ये आईएसपी रिलायबल है पाकिस्तान की? देखिए, अगर आप पाकिस्तान में जितनी आईएसपीज है ना, मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मैं हमेशा टियर 1 के साथ जाता हूँ। हम्म। मैं टियर 1 के अलावा अगर आपके पास जाते हैं तो बजट कंस्ट्रेंट है, या आपने मल्टीपल आईएसपीज ली हुई हैं, तो फिर आप एक प्राइमरी रखते हैं और बाकी आप सेकेंडरी के तौर पे हम्म। चला रहे होते हैं। तो उसमें आपके पास एक डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है एक आईएसपी के ऊपर, तो आपके जो फ्लॉ है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आप फिर हम्म। कोई भी आईएसपी के साथ जा सकते हैं। मैं जो है ट्रांसपोर्ट के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और हम्म। कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। इवन अब टाइम हमेशा अब ज़बरदस्त रहा, कोऑर्डिनेशन बहुत हम्म। अच्छी रही, सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छी रही। अब बुराई वाली बात नहीं करिएगा, बाकी साइबरनेट के साथ भी अच्छा रहा, और बाकी ईबोन के साथ मैंने चलाया काफ़ी टाइम, ईबोन भी अच्छा हम्म। चला। सही 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 मगर सही। कुछ लिमिटेशंस आई, फिर वो खैर वो एक हम्म। अलग बात है। ठीक है ठीक एनीवेज, है, गेट गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। राइट। अच्छा, और एक और बदल साहब, मेरे दिमाग में सिंस अब अभी आप बात कर रहे थे ना about the प्रोडक्टिविटी के, एक आईएसपी पे पाकिस्तान में या कोई भी बिजनेस की डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा होती है कि अगर वो 10 मिनट के लिए भी रुकता है ना, तो उस कंपनी की ईमेल कनेक्टिविटी, हर चीज़ के ऑपरेशंस रुक जाते हैं। ठीक है। तो हम लाइक कंज्यूमर को ना इस तरीके से भी हम अक्सर एजुकेट कर रहे होते हैं कि यार लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करती है 50 लोगों पे, ठीक है, और आप अगर
50 लोगों को, लेट्स सपोज ऑन एवरेज अगर हम लगाते हैं आप 2 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। पर अगर आप उन लोगों पे इतना स्पेंड कर रहे हो बट आईटी पे स्पेंड नहीं कर रहे, अपने नेटवर्क पे स्पेंड नहीं कर रहे, आईएसपीज पे स्पेंड नहीं कर रहे, अपनी नेटवर्क की रिलायबिलिटी पे स्पेंड नहीं कर रहे, और अगर वो नेटवर्क सिर्फ 1 घंटे के लिए भी एक दिन में डाउन होता है, तो वो आपको 3 महीने या 4 महीने की स्पेंडिंग जो आपकी आईएसपी नेटवर्क पे आनी है उससे ज्यादा कॉस्ट कर रहा होता है। ऐसे ही है, समझ रहे बिल्कुल हैं आप ऐसे ही। मेरी बात, कि अगर लेट्स सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन के 50 लोगों का 1 घंटे की कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए है, और उतना ही स्पेंड या उससे कम स्पेंड करके आप अपना नेटवर्क भी स्टेबल कर सकते हो, उस प्रोडक्टिविटी से बच भी सकते हो और उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हो। तो इस चीज में भी लोग बड़े जो होते हैं ना वो हो जाते हैं, रिपल्सिव हो जाते हैं कि यार हम क्यों लगवाएं, करें ऐसे करें वैसे करें, हम क्यों इतना स्पेंड करें। बट हाँ, हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि यार एट द एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, आप लोगों के ही जो डाउन टाइम है हम उसको बेहतर कर सकेंगे। तो इस तरह की चीजें जो अभी हमारे जो यूजर्स हैं ना उनको अंडरस्टैंड नहीं होती हैं चीजें, अभी टाइम में भी वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और एक और बात बड़ी मजेदार जो अभी आप मुझे कह रहे थे कि हमें ना रिडंडेंट इंटरनेट लगाने चाहिए, तो मेरी 1-2 दफा ना लोगों से मुलाकात हुई कि जहाँ हमारा ना इंटरनेट नहीं चल रहा, आप आके देखिए क्या इशू है, सर्वे करवा दें, किसी को भेज दें, हमारी ना कनेक्टिविटी नहीं बन रही। तो मैंने पूछा आपने किया क्या हुआ है, तो कहते हैं हमारा ना ट्रांसफर्ड या कोई भी फ्ला इंटरनेट चल रहा था, वो हमने लगवाया था 100 MB का, तो जब नहीं चला ना तो मैंने 150 MB और लगवा लिया। अब उस बंदे ने क्या किया कि जिस लाइन से उसको 150 MB आ रहा है या 100 MB आ रहा है, वो सेम नेटवर्क सेम जगह से उसने इंटरनेट लगवा दिया। अब एक डाउन होता है साथ दूसरा भी डाउन हो जाता है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे उसको ही। लगवाने का ना ही कोई फायदा है, क्योंकि सेंस यूजर को ना एंड यूजर को नॉलेज ही नहीं है। और इसमें भी मैं यही कहूंगा कि जब भी कोई भी बंदा जो 25, 30, 40, 50 तक, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ 25+ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो वो एटलीस्ट अपनी कंसल्टेंसी में कोई आईटी पर्सन लाजमी रखे जो उसको इस तरह की चीजों के लिए गाइड कर सके कि भाई आपने करना क्या। देखिए शामिल साहब, जी जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी देखिए जी। मसला इसमें जो है ना, सबसे बड़ा इशू क्या है, ये हो क्यों रहा है। हम्म मसला ये है कि जो टैलेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो बेसिकली आईटी टैलेंट आपको हायर हम्म करना चाहिए, हम्म आप उस अमाउंट को बचाने के लिए आप एक प्रॉपर आईटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक प्रॉपर हम्म नॉलेज रखता है इन तमाम चीज़ों की, उसको हायर करने से कतराते हो। इसके पीछे रीज़न है कि आप जब बंदा हायर करने के लिए जाते हैं तो आपको हम्म, एक सस्ते में बंदा मिल जाता है, और एक जो है थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। जो थोड़ा सा बिल्कुल कॉस्टली ऐसे। मिलता है तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होता, जबकि वो उससे बेहतर होता है। अब जो एक बिल्कुल। सस्ता वाला आप उठाते हो ना, उसको नॉलेज नहीं होती। अब वो जब उसको कहा कि भाई आप फलाना, आप जो है आईएसपी अक्वायर कर लें, मुझे फलाना ये इतनी बैंडविड्थ आप ले लें, या उसने प्लान खुद ही कर लिए कि अपनी मैनेजमेंट से अप्रूवल ले लिया, तो उसे पता ही नहीं है कि जो प्लानिंग है वो बेसिकली करनी कैसे है। जो उसने आईएसपी का जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है उससे डिस्कशन क्या करनी है, हम्म उसने जो उसको बोला, उसने उसके ऊपर अमल किया, और उसको अमल करके अप्रूवल अक्वायर किया, और उसने पीओ दिला दिया उसको। हम्म, मगर एट द एंड रिजल्ट क्या है कि आपको जो कमिटेड सर्विसेज हैं वो आपको नहीं मिल रही। नहीं मिल पाती। वो इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा जो है वो ऑब्वियसली टैलेंट है। अगर आप टैलेंट हंटिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, आपको बेस्ट फिट थ्योरी के ऊपर आप फर्क काम नहीं कर रहे, तो एक जॉब फिट थ्योरी बहुत मैटर करती है ना। एक एडमिन का बंदा आईटी नहीं चला सकता। मैंने ये बहुत केसेस तो देखे। हाँ, तो ये ऐसा चल रहा है ना कि एक जो आईटी का हेड है कौन है भाई, सीएफओ है। तो हम्म ये जो मैटर होते हैं ना, यहाँ पे जाके प्रॉब्लम, इंसान फंस जाता है। वो प्लानिंग, जो विजन, वो जो चीजें होती हैं वो नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से होता ये है कि आप एक रॉन्ग डायरेक्शन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती हैं और आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते। हम्म। मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं मधुर साहब कि 50+ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेट नहीं चलता, वो क्या करते हैं हर 1 महीने बाद 100 MB ऐड करवा देते हैं। उन्हें ये लगता है कि जितना ज्यादा इंटरनेट उतनी अच्छी कनेक्टिविटी। तो ये भी एग्जैक्टली। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यार मैं इंटरनेट बढ़ाता रहूंगा तो शायद मेरे इश्यूज सॉल्व हो जाए। इश्यूज आपके ये इंटरनल भी है, नेटवर्क के हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह इश्यूज रहे हैं, आपके बिल्कुल। इंटरनल नेटवर्क की है, और आपने बजाय ये कि मेरा ख्याल है उस मसले को कम करने की बजाय इतने ओएनयू इकट्ठे कर दिए कि वो आपस में इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी, मतलब अपना मसला खुद बढ़ा रहे हैं आप। और एग्जैक्टली। आपको यस। तो आप एक चीज ये देखें ना, आप वाईफाई की सर्विसेज हैं,
हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके डेस्कटॉप के ऊपर ना ये वो उसके रूम के अंदर एक खूबसूरत सा एक्सेस पॉइंट लगा हुआ हो और उसे वाईफाई सर्विसेज मिल रही हो, चाहे वो एक सीईओ लेवल पे बैठा हुआ बंदा हो, चाहे वो एक ऑफिसर असिस्टेंट कहीं लेवल के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, वो चाहता है कि मेरे मोबाइल पे इंटरनेट चल रहा हो। अच्छा, जब आप आईटी से आपने कह दिया उसे वाईफाई सर्विसेज चाहिए, तो अब जब आईटी इन्वेस्टमेंट मांगता है तो फिर आप कहते हैं कि ये पैसे नहीं है। तो उसमें क्या करता है आईटी, फिर आपको सस्ता काम करा के देता है। वो क्या करता है, वो कहता है कि राउटर लगाओ और काम चलाओ। ऐसी है, ठीक है। तो वो फिर राउटर के ऊपर क्या होता है कि आपको वो क्वालिटी वो चीजें नहीं मिलती जो आपको एक एक्सेस पॉइंट, एक कंट्रोलर, एक सिक्योर इन्वायरमेंट में मिल रही होती है। अब एक बंदा वाईफाई 6 पे काम कर रहा है, 7 पे काम कर रहा है, एक बंदा वाईफाई 3 और 4 पे काम कर रहा है। एक शख्स जो है बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उसके पास इंप्लीमेंट हुए हैं, वो अपने पास उसको विजिबिलिटी आ रही है कौन सी डिवाइसेस उसके बाद कनेक्ट हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, कहाँ पे क्या इश्यूज हैं, एसएसआईडीज के कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई पासवर्ड्स के इश्यूज तो नहीं है। वही आप उधर जाके देखेंगे तो वो तमाम चीजें, क्योंकि सस्ते से सस्ती डिवाइस उठाना, 2000 रुपए की ले लो भाई, राउटर लगाओ और जान छुड़ा दो। तो जब आप इस तरह की अप्रोच के साथ काम करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसमें भी मेरी वो वाली बात फिट होती है, आपने जो अभी बात बोली थी कि कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है ना, तो अब वाईफाई वाली बात अगर आप देखें ना, तो वाईफाई बहुत जगहों पे क्या होता है, वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे, फलाना जगह पे सिग्नल नहीं आ रहे, यहाँ पे सर वो डिवाइस जो है ना दूर लगी हुई है ना, उधर सिग्नल इसलिए नहीं पहुंच रहे, आपने प्रॉपर प्लान ही नहीं किया। आपने डिवाइस मैनेजमेंट हर जगह, ये नहीं है कि आप डिवाइस बढ़ा दो, आपकी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाओ, डिवाइस बढ़ाते चले जाओ और समझो कि आप सही काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने डिवाइस की हायरार्की ऐसे मेंटेन करनी है कि जब आप उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो कोई भी डेड एरिया आपको नजर ना आए वाईफाई में। मगर आप अगर वो तमाम चीजें नहीं अचीव कर पा रहे, दैट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक नई डिवाइस लगा दो। आपने उसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करनी है, आपने डिजाइन ऐसे करना है नेटवर्क कि आपके कम से कम डिवाइसेस में बेहतर से बेहतर कवरेज। बिल्कुल ऐसी है। मतलब लोग ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि यू नो देर आए दुरुस्त आए, हम तो चाहते हैं कि सब इस चीज को अंडरस्टैंड करें और समझें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऐसा ही है। अब वही वाली बात है ना शामिल साहब के, आपने टैलेंट हायर नहीं किया, आपने एक ऐसा बंदा हायर किया जो आपकी गाड़ी बस धक्का दे सके। तो वो बंदा क्या करता है कि वो जब चीजें जो है ना प्लान नहीं करता, वो डेडिकेशन के साथ काम ही नहीं करता, फिर उसे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करता है। फिर आपका जो डिजाइन है नेटवर्क का, वो डिजाइन नहीं बनता जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके ना। फिर वो सिर्फ धक्का लगाने वाली गाड़ी होती है। बिल्कुल ऐसे डिजाइंड और अनडिजाइंड नेटवर्क में तो मैं कहता हूँ बहुत जमीन आसमान का पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर लेट्स सपोज एक बंदा जिसने बेशक थोड़े ही लोग थे पर उसको पता था कि यार वी हैव टू एक्सपैंड इन फ्यूचर, और उसने उसी पॉइंट पे ऐसा नेटवर्क एक डिजाइन कर लिया कि वो आगे ने 4-5 साल भी उसके 100-150 यूजर तक कोई कैटर कर सकता, तो मेरा नहीं ख्याल उसको कोई मसला आ सकता। वो डिजाइन पे पैसे स्पेंड नहीं कर रहा, उसके बाद मल्टीपल इश्यूज हैं उसके आ रहे हैं, वाईफाई नहीं चल रहा, एंड यूजर की प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो उससे भी तो एडवर्स को सफर करना। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी तरीके से यूजर को एजुकेट कर पाए तो मे बी वो शायद यही प्लेटफॉर्म है, आई वुड से वदूद साहब, जिससे शायद कोई देखे उसे पता चले कि यार हाँ ये बात सेंस भी बनाती है, कुछ होता भी है। और मैंने पाकिस्तान में ऐसे ऑफिस के साथ भी काम किया है जो कि आईटी पे इतना जबरदस्त और शदीद स्पेंड करते हैं और बड़ा एहसास होते हैं इस मामले में कि यार कि मेरा आईटी वाला जो डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं आगे जो है ना लोगों से भी उस हिसाब से चीज़ें पूछ पाऊंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक जगह पे था एंड वहाँ पे ना उनकी जो बीडी टीम थी ना, उन्हें कहा करती थी कि यार हम जब कॉल्स पे जाते हैं ना तो हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारी लेटेंसी आती है, कॉल नहीं चलती है, वो है इंटरनेट नहीं चलता है वो। तो उस कंपनी की आईटी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने तकरीबन जब से वो ऑफिस बना था, वो 4-5-6 साल 8 साल से था, उनके पास सारा डाटा मौजूद था कि कौन सी टीम किस टाइम पे वीडियो कॉल्स या कॉल्स पे जाती थी और किस तरह की कॉल्स आ रही थी, डिस्कनेक्टिविटी किसको कितनी आ रही थी। उन्होंने वो स्टैट्स उठा के सीईओ को दे दिए कि देखें भाई हमारी साइड से ये इशू नहीं है, कॉल्स भी जाती हैं, पिंग भी ठीक है, लेटेंसी भी नहीं है, आपके अपने लैपटॉप्स के इशू हैं। समझे, अक्सर लोग होते हैं उन्होंने अपने लैपटॉप्स वगैरह को इस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया होता, या आप इस तरह के लैपटॉप पे इस तरह के ऑपरेशन कर रहे होते हैं जो उस कैपेबिलिटी के नहीं होते, तो उसमें भी अक्सर नेटवर्क और आईटी डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाता होता।
अक्सर मैंने ये चीजें भी देखी हैं कि कंपनी तो उठा के लैपटॉप दे देती हैं कि यार इसी पे चलाना है, यही सॉफ्टवेयर है, यही बंदा है, इसी ने काम करना है। वो कैसे करेगा यार, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। और वही बात आ गई फिर कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो फौरी स्पेंड करती है, वो स्विच करवाती है। जैसे पता है कि यार मेरे एम्प्लॉय का आधा घंटा या 1 घंटा भी अगर जा रहा है ना, तो वो इससे बहुत ज्यादा महंगा मुझे एडहेंट पड़ना ही पड़ना है। तो उसको बिल्कुल। बजाय कि मैं कल को करूं, मैं आज ही करूं। एंड दूसरा मेरा ख्याल है हम कॉन्वर्सेशन काफी हमारी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी और काफी एंगेजिंग है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। बट हमें लाइक 50 मिनट्स हो गए, हमें इसे कंक्लूड भी करना है। तो राइट। जाने से पहले आप हमें 3 एडवाइसेस दें, या 2 एडवाइस या 1 एडवाइस दें, जो कि ऐसा बंदा जो नेटवर्किंग में आना चाहता है उसको याद रखनी चाहिए, या दूसरी एडवाइस उस बारे में होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि एस्टैब्लिश करना चाहता है अपने आप को और अपने नेटवर्क एंड आईटी को साउंड करना चाहता है, उसको मेजरली 2 या 3 चीजों का, किन चीजों का मेजरली ख्याल रखना चाहिए कि उसके डे टू डे ऑपरेशंस आईटी के बेहतरीन चलते रहे। एक तो प्लानिंग वाली चीज आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की, इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। मैं एक जगह एक इशू आया कि नेटवर्क के ऊपर ना ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ओके हमारा नेटवर्क ओके जो ओके है ओके। वो जो है वो इतना ज़्यादा लेटेंसी क्रिएट हो रही थी कि कोई भी सर्विस रन ही नहीं हो रही थी। अच्छा, उसको जब हमने डायग्नोस किया और उसको जब डिग डाउन करते गए, तो हम एक सिस्टम तक पहुंचे। उस सिस्टम का जो वो था, लैन कार्ड था, उसको हमने जैसे ही डी अटैच किया है, तो नेटवर्क पूरा सही हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा। अच्छा, डी अटैच करने के बावजूद उस लैन कार्ड की लाइट सारी काम कर रही है। एक होता है ना, डेटा डेटा उसकी डेटा की लैन कार्ड की वो होती है, लाइट होती है, वो यस। ब्लिंक कर रही है कि डेटा ट्रैवल कर रहा है, जबकि डेटा ट्रैवल कर नहीं रहा था। तो बेसिकली जब उसको हमने इंफॉर्मेशन उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की है, तो हमें पता ये चला कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिफर्ब सिस्टम मार्केट से परचेज करती है। ठीक है। ओके। पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम सिस्टम जो है ना, वो यूज्ड इस्तेमाल करते हैं। ये वदूद साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये सिर्फ सिस्टम्स के मामले में ना, हमें तो हर चीज में जुगाड़ चाहिए। हम जुगाड़ चाहिए। जुगाड़ तो अच्छा, चाहिए। एक एक वही वाली बात आप उठाएं सिस्को स्विचेस की। अब ओके। स्विच जो है बहुत मैटर करता है ना। आप अगर यहाँ लोकल मार्केट में जाके देखेंगे ना, तो टेबल पे पड़े हुए हैं स्विचेस और लोग लेके जा रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफर्ब और यूज स्विचेस। जब आप इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप एक बेहतर नेटवर्क या एक बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है। जब आप जिस जिस जिन कंट्रीज से आप मवाजना करते हैं अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उन कंट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो भी करें। आप अगर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप जो है पॉलिसीज वही डेवलप करते हैं कि आपने रिफर्ब मशीनें उठानी है, आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना है, लाइसेंस परचेज नहीं करना है, तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें सब बेकार है। बिल्कुल ऐसे है। सब बेकार है। तो हमें लेगेसी से बाहर निकलने की जरूरत है, सबसे पहली चीज। ठीक है। दूसरा जो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आगे जो दौर है, जिस तरह का मामलात आ रहे हैं, उसमें तो हमें ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहिए और अपने नेटवर्क को प्रॉपर सिक्योर करना चाहिए। ठीक है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग हमेशा 5 to 10 ईयर्स के हिसाब से करें। आप आज करंट डेट के ऊपर प्लान नहीं करते कभी भी चीज़ों को। अगर आप करंट डेट के ऊपर प्लान करेंगे तो आप 1 महीने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हुए होंगे कि आप कहाँ पर हैं, 10 साल के बाद भी वहीं खड़े हुए होंगे। आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। आपने मूव करना है तो आपकी प्लानिंग भी ब्रॉड डेट होनी चाहिए। आप नैरो उसके साथ प्लान नहीं करते हैं चीज़ों को, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलेंट होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। कि आप, वही वाली बात जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप उसको प्लान ही नहीं कर रहे 5 साल 10 साल के हिसाब से, तो आज के हिसाब से प्लान करेंगे तो आप आइंदा भी वहीं के वहीं खड़े होंगे। अपनी डिवाइसेस को
जो है प्रॉपर कवर्ड करें, रिस्क कवर्ड करें, ताकि आप कल अगर आप किसी किस्म का कोई फेलियर का सामना न कर पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बाहर निकले, रिडंडेंसी अडॉप्ट करें, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ें, ओपन इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आप ओपन इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है, वो आपको पता ही नहीं है आज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और कल क्या रिक्वायरमेंट होगी। आप फिर जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे का रिटर्न आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्लान करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें। अगर आप डॉक्यूमेंट यस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आज आप कहाँ खड़े हुए हैं और कल आप कहाँ खड़े होंगे। तो आपकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी होगी। आपकी प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करके देगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और प्लान करें, तब आप जाके वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम अभी यहाँ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ठीक है है ठीक शामिल है। साहब। यस यस उदय साहब, इसको मैं बस कंक्लूड करता हूँ। एंड हमने टू बी ऑनेस्ट बड़े फ्रूटफुल चीज़ों पे डिस्कशन की है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल नेटवर्क में क्या हो रहा है, 5G में क्या हो रहा है, आपकी डे टू डे यूजेज में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एजुकेशन की कमी कहाँ पे है, लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, और यस कि इस सब चीज़ों से बचने के लिए करना क्या चाहिए, हमने उसको भी डिस्कस किया। तो आई वुड से इट्स अ रियली फ्रूटफुल डिस्कशन इन लाइक 55 मिनट्स जो हमने की है फॉर नाउ। एंड होपफुली हम इसका सेशन 2 भी करेंगे विद यू एंड सम मोर टेक्निकल टॉपिक्स। अब इससे आगे हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, आई हैव दैट इन माइंड बट आई विल जस्ट नॉट डिस्क्लोज इट लाइक राइट नाउ। तो हम इसको विदाउट ऑन द लिंक्डइन हम अपने इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि हम नेक्स्ट सेशन में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। शामिल साहब देखें, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम्म आप एक टॉपिक रखें खाली, हम्म और एक टॉपिक को हम प्रॉपर डिस्कस करें डिटेल यस में, ना कि हम मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे ना। तो वो क्या होता है कि हम टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से बहुत सी चीज़ों को हमें बीच में कंक्लूड करके आगे छोड़ना पड़ता बढ़ना है। पड़ता है, यस छोड़ना पड़ता है। यस तो हम यस छोटा सेशन रखें और यस सिंगल टॉपिक को फोकस करें, तो एक हम्म, अच्छा डिबेट, एक अच्छा डिस्कशन, एक अच्छा आउटकम्स हम हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा वजूद साहब, इसके पीछे भी ना एक मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि सेंस ही हमारा पहला लाइव है, तो हम ये भी चाहते थे कि हम लोगों का भी फीडबैक लें कि क्या वो ये चीज़ सुनना भी चाहते हैं या नहीं, या वो किस तरह की चीज़ सुनना चाहते हैं, बिकॉज इसके राइट कमेंट्स में राइट। हमें विद टाइम पता चलता जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस करें जो लोग ज़्यादा पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या बिल्कुल हम ऐसे खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज जिस चीज़ की इस बिल्कुल टाइम बिल्कुल। मार्केट में नीड है हम उसको डिस्कस करें। तो यस विदुत साहब, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और मुझे नहीं पता चला कि 57 मिनट्स कब गुजरे हैं, टू बी ऑनेस्ट इट वाज। नहीं, वो मैंने अभी हाँ घड़ी देखी तो मुझे पता हाँ चला। यस, और वो बड़ी अच्छी टाइम बहुत कॉन्वर्सेशन जा तेजी के रही है। साथ निकल यस गया। ऐसी ऐसी है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, AQ टेक्नोलॉजीज, योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम। ऑफ कोर्स अपने डेली के शेड्यूल में से टाइम निकालना और इस तरह आना लाइव, किसी को अपना टाइम देना, इट्स अ वेरी लाइक यू नो चैलेंजिंग थिंग, अपने डेली बेस की चीज़ों से निकालना। सो वंस अगेन नहीं, सही बात है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव में या उससे अगला सेशन जब भी होगा तो आपसे जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह। टेक केयर वदूद साहब, एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू वेरी मच।